आज हम बात करेंगे संसद। संसद जो है वो देश की सबसे उच्च संस्था है, जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए मंत्रणा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और देश के विभिन्न संस्थाओं को, कानून व्यवस्था को और दूसरी संस्थाओं को चलाने के लिए वहां नियम विधेयक बनाए जाते हैं। तो वो संसद कहलाता है, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो भारत की सबसे उच्च विधायिका की हिस्सा है। देखा जाए कि पूरे तीन हिस्से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका है जो संविधान द्वारा, संविधान के नियमों के द्वारा जिसका गठन किया गया था और जो जनता के लिए चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए कार्य करने के लिए बनाई गई थी, जहां पर जनता के विभिन्न मुद्दों को डिस्कस किया जाता है और उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए कि जो संसद का उद्देश्य था, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वो अपने वास्तविक रूप को सही तरीके से, जिस तरीके से उसका गठन हुआ, वो आज देश के 70 साल हो गए, लेकिन वो अपना पूरी तरीके से जिस कार्य के लिए बनाया गया था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। उसमें बहुत सारी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। उसका कारण है कि हमारे भ्रष्ट राजनेता कमीशन खोरी और उनके कारण जो है जनता की सेवा नहीं करते हैं। तो आज उसी पार्लियामेंट या संसद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो संसद है, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं पुलिस वगैरह में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे। जो संसद भवन है जो नई दिल्ली में स्थित है, इस भवन को बेसिकली देखा जाए तो जो अंग्रेज थे उन्होंने बनवाया था। ये जो संसद भवन बना हुआ है वो लुटियंस जोन है। जो नई दिल्ली का बेसिकली देखा जाए कि जो आर्किटेक्चरिंग है, जो बसावट है, जो इतना बसाने का कार्य है, ये लुटियंस जोन करते हैं। और इसमें जो विभिन्न आर्किटेक्चर के बिल्डिंग्स का जो बनाने का काम था वो ब्रिटिशर्स ने किया था। और बहुत सारी पुरानी जो हमारी थी रॉयल बिल्डिंग्स थी, जो बाद में पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के साथ एसोसिएट कर दी गई, जिनमें राष्ट्रपति भवन आता है, पार्लियामेंट आता है, सेक्रेटेरिएट आता है और डिफरेंट मिनिस्ट्री के ऑफिस आते हैं जो इसके साथ, उसकी मेन बिल्डिंग के साथ अटैच हुए हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है नई दिल्ली का, इसमें पूरा स्थित है, जहां से पूरा देश का संचालन है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 और 122 79 to 122 तक संसद का के अनुसार गठन किया गया है। इसकी संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार का वर्णन है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी सदन है, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है। जो है इसमें लोकसभा जो है निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है और उसके बाद सदन का गठन होता है, तो उससे मिलकर, सबसे मिलकर संसद का होता है। तो भारतीय संसद के प्रमुख अंग निम्न है: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद में राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा का प्रथम सत्र व प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। भारतीय संविधान ब्रिटेन की संविधान की पद्धति पर आधारित है, अर्थात हमारा जो संविधान है वो, उसकी जो मूल रूपरेखा है वो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है, क्योंकि हमारा जो देश गुलाम था, जो देश पे शासन चल रहा था, देश आजाद को ब्रिटिशर्स का चल रहा था। इसीलिए बहुत सारी संभावना है कि वहां का जो संविधान था उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा था। वो बनाया संविधान, बहुत सारी व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी। इसलिए जो संविधान है उसकी बहुत सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान आधारित है। स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की रचना। तो संसद की रचना किस तरीके से होती है? संसद में पहला बात की जाती है राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है वो 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 238 सदस्य जो है आनुपातिक रूप से निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि से निर्वाचित किए जाते हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। तो जो राज्यसभा में बेसिकली जो राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं
वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि सांसद और विधायकों के जो वोटों का अनुपातिक योग होता है उसके आधार पर पार्टी अपने अपने राज्यसभा सदस्यों को चुनाव करती है। और जो सीटों का आवंटन है कि किस पार्टी को कितने सदस्यों पर कितनी सीटें मिलेंगी, कितने एमपी हैं, कितने विधायक हैं, उनके आधार पर उनको कितने राज्यसभा सांसद चुनने का अधिकार मिलता है, इसको अनुसूची 4 में जो है वर्णित किया गया है। राज्यसभा के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन उनकी संख्या के आधार पर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, त्रिपुरा में 1 राज्यसभा सीट है, जबकि अमेरिका में देखा जाए सीनेट में प्रत्येक राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। तो हमारे यहाँ देखा जाए कि जो जनसंख्या है कुल स्टेट की, कितने एमपीज हैं, कितने एमएलए हैं, उस संख्या के आधार पर राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव होता है, जबकि अमेरिका में जो उच्च सदन में प्रत्येक राज्यों का समान प्रतिनिधित्व रहता है, उसमें कम और ज्यादा नहीं होता है। संघ या राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के निर्वाचन के लिए प्रतिनिधि का चयन निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली व पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। अन्य शासित प्रदेशों का जनसंख्या कम होने के कारण उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं, वहां केवल दिल्ली और पांडिचेरी के 2 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां से राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव होता है। अन्य केंद्र शासित राज्यों से जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से राज्यसभा का मेंबर नहीं चुना जाता है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या नियमानुसार बहुत कम है, इसलिए वहां पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। नामांकित सदस्य तो जो राज्यसभा होती है उसमें 12 सदस्यों को चुनने का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जो हमारे देश में विश्व लेवल पर खेल, साहित्य या साइंस से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो देश का नाम करते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं, बड़ा काम किया गया होता है, उनके योगदान को देखते हुए राज्यसभा उनको राष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर उनको नामित करता है। लोकसभा तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है, सीटों की संख्या जो है 552 है, निर्धारित की गई है, जिनमें 530 सदस्यों के जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और 2 व्यक्तियों का द्वारा मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अंगल समुदाय के भारतीय समुदाय के नामांकित किए जाते हैं। यानी कि जो चुनाव होता है वो केवल 530 सीटों पर होता है। बाकी 20 जो सदस्य हैं यानी कि 20 केंद्र शासित से आते हैं और 2 दूसरे अंगल भाषी होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व यानी कि राज्य और केंद्र शासित क्या रहेगा, इनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। यानी कि जो पहले जब स्टार्टिंग हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बहुत समय तक लगभग 80 के दशक तक जो हमारा जो वोट डालने का अधिकार था वो 21 वर्ष था। उसको बाद में घटाकर 90 के दौर में 18 वर्ष कर दिया गया, जिसमें कि जो है युवा अपना वोट डाल सकता है। तो ये जो अधिकार मिला था कि 18 वर्ष की आयु में व्यक्ति वोट कर सकता है अपने मनचाहे प्रत्याशी के लिए, ये संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा हुआ था। नामांकित सदस्य यदि आंगल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व ना मिले तो राष्ट्रपति समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। यानी कि चुन के नहीं आए तो उनमें 2 नॉमिनेट कर दिए जाएंगे। शुरुआत में ये प्रावधान केवल 1960 तक था, किंतु 95 में 95 यानी कि 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इसकी अवधि को 2020 तक बढ़ा दिया गया। इसके समान ही ये अनुसूचित जाति व जनजाति पर भी लागू होता है। यदि उनका कोई प्रतिनिधि चमके नहीं आता है तो उसको मनोनीत कर सकता है। सदनों की अवधि तो राज्यसभा की स्थापना जो है, राज्यसभा का प्रारंभ जो किया गया था बेसिकली वो 1952 में की गई थी। ये लगातार चलने वाली संस्था है, अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में पुनः निर्वाचित होते हैं। यानी कि होता क्या है इसमें, राज्यसभा एक ऐसी सभा है
जो कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा भंग हो जाती है। एक कंटिन्यूअस चलने वाला, यानी लगातार चलने वाला सदन है। इस सदन की स्थापना 1952 में हुई थी और इसमें जो सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक सदस्य जो है 2 वर्ष के अंतराल से दोबारा चुना जाता, निर्वाचित जाता है। लोकसभा निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है। प्रत्येक आम चुनाव के 5 वर्षों बाद इसका विघटन हो जाता है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपात खत्म होने के बाद किसी भी दशा में इसकी अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है देश में, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, क्राइसिस हो, या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकता है, लेकिन सामान्य अवस्था में आने पर एक कार्यकाल जो होगा वो 6 महीने से अधिक नहीं होता है। संसद सदस्यों की योग्यता, यानी कि सदस्य चुने जाएंगे वो चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। पहली योग्यता है कि जो सदस्य चुना जाएगा संसद के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेना अनिवार्य है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था व निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करूंगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार भारत का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ये जो है संसद सदस्य मिनिमम योग्यताएं हैं। अब अगर पद रिक्त की स्थिति है तब क्या होता है। दोहरी सदस्यता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है राज्यसभा का मेंबर और लोकसभा का है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदनों में निर्वाचित हो जाए तो उसे 10 दिन के अंदर सूचना देनी होगी। ये दोनों 2 जगह चुना गया, दोनों अलग अलग चुना गया, तो इसकी सूचना जो है वो निर्वाचन आयोग को और संसद को 10 दिनों के अंदर देनी होगी। उसे किसी सदन में रहना, ऐसा करने पर उसकी राज्यसभा सत्ता समाप्त हो जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी संसद समाप्त हो जाएगी। यदि किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसके पहले सदन की सत्ता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर निर्वाचित होता है तो उसे स्वेच्छा से 1 सीट का त्यागपत्र करना होगा, अन्यथा उसकी दोनों सीट समाप्त हो जाएंगी। अर्थात स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति दोनों अलग अलग सदनों में चुना जाता है तो सूचना 10 दिन में दी जानी पड़ेगी और उसे राज्यसभा सत्ता छोड़नी पड़ेगी। दूसरा है कि वो सदन दोनों सदनों में चुना जाता है तो पहले वाला सदन जिसमें चुना हुआ उसकी सत्ता हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति जो है 2 लोकसभा सीटों से अगर जीत रहा है तो उसे अपनी इच्छा स्थिति से 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो कुछ समय के बाद दोनों सीटों पर उसकी सत्ता या उसका निर्वाचन कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि राज्य विधानमंडल या संसद दोनों में निर्वाचित होने पर व्यक्ति को 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा उसकी संसद समाप्त हो जाएगी। कोई विधायक है जो सांसद चुना जाता है तो उसको अपने विधानमंडल यानी विधानसभा से अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं तो संसद की भी सत्ता समाप्त हो जाएगी। अनुपस्थिति के आधार पर यदि कोई सदस्य 60 दिनों से अधिक समय की अवधि के लिए संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसका कैंसिलेशन हो जाएगा, उसका सदस्यता, तो उसके पद को रिक्त हो जाएगा। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन और 17 अवसर की लगातार 4 दिनों से अधिक की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। अयोग्यता के आधार पर दल बदल की स्थिति में पद त्याग या मृत्यु की स्थिति में भी जो है वो सदस्यता रद्द हो जाएगी और वो पद जो है रिक्त हो जाएगा। संसद के अध्यक्ष, तो संसद मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के जो संसद लोकसभा होता है उसका अध्यक्ष का निर्वाचन जो है संसद सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव की प्रथम बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के मध्य से अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष पद की चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के विघटन तक रहता है, यानी कि जब बनेगी और जब से समाप्त होगी तब तक, किंतु निम्न परिस्थितियों में इससे भी पूर्व या उसका कार्यकाल समाप्त किया जाता है। वो परिस्थितियां निम्न है यदि वो संसद का सदस्य ना रहे, हो सकता है वो राज्यसभा चुन के आया हो यहाँ से, या वो सदस्य समाप्त हो जाए। अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देने पर
कि अगर जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने त्यागपत्र सौंप दे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, वो पावर खत्म हो जाएगी। 14 दिन की पूर्व संकल्प पारित करने की सूचना पर तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे हटा सकता है, यानी कि उसे पूर्व सूचना की जाएगी और तो बहुमत के द्वारा सदस्य जो वहां पर होगा वोटिंग के द्वारा उसको हटाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर वह अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा की कार्यवाही में बैठने व मत देने का अधिकार होगा, किंतु मतों की संख्या बराबर होने पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये उसके होंगे। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के स्रोत यानी कि शक्तियों से कहां से मिलती है, तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, जो सदन का संचालन करता है, जो लोकसभा के सदन का संचालन करता है, कार्रवाई का संचालन करता है, उसको शक्तियां जो है वो भारत के संविधान से प्राप्त होती हैं। भारत की जो प्रक्रिया लोकतांत्रिक उससे प्रक्रिया चुनाव होती है, चुन के आता है। कार्य संचालन, नियम तथा संसदीय परंपरा से उसको मूलभूत शक्तियां चीजें रहती हैं, जैसे कि कोरम के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। गणपूर्ति, कोरम से आशय सदन में बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या, यानी कि 1/10 होना चाहिए, तो सदस्यों की संख्या से कम है तो उसे रद्द कर सकता है। सामान्य स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देता है, किंतु किसी विधेयक या अन्य पर मत बराबरी की स्थिति में मत देता है, जैसे दोनों सदनों में बराबर मत पड़े पक्ष विपक्ष के, तो वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष एक निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास भेजा जाने वाला धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है या नहीं। सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त मीटिंग बुला सकता है, गुप्त बैठक कर सकता है। लोकसभा उपाध्यक्ष, तो ये अध्यक्ष के बाद चुना जाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी अध्यक्ष की तरह लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है। उपाध्यक्ष को निम्न परिस्थितियों में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यदि वो सदन का सदस्य ना रहे, अध्यक्ष को त्यागपत्र को सौंप दे, तो इन दोनों कंडीशन में उपाध्यक्ष जो है वो अपने पद नहीं रह सकता। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किंतु संकल्प पारित करने 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। अगर किसी को हटाना है, उस पर अभियोग लगाना है, तो उसे 14 दिन पहले सूचित किया जाता है कि तुम्हें इस कारण से हटाया जा रहा है, कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाता है। लोकसभा सदस्य की उपस्थिति के उपाध्यक्ष सामान्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरह कार्य करता है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सत्ताधारी दल के नेता होते थे। इंपॉर्टेंट बात है, 10वीं लोकसभा तक जो अध्यक्ष होते थे और उपाध्यक्ष होते थे वो सत्ताधारी दल के नेता होते थे, किंतु 11वीं लोकसभा द्वारा आम सहमति बनी कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होगा, उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का नेता होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं। सामयिक अध्यक्ष एक अलग तरीका अध्यक्ष, जब लोकसभा के विघटन की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बना रहता है, इसे सामयिक अध्यक्ष भी कहा जाता है। यानी कि कोई इमरजेंसी आ जाए या नई लोकसभा का हो तो उसे मनोनीत किया जाता है कुछ समय के लिए, और उसके उसको हटा दिया जाता है, तो ऐसे अध्यक्ष को सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा, तो राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं है। राज्यसभा क्या होता है, सभापति होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभी पद के रूप में कार्य नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति व लोकसभा के अध्यक्ष को समान शक्तियां प्राप्त है, किंतु लोकसभा अध्यक्ष को सभापति की तुलना में कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। सभापति की शक्तियां व कार्य, सभापति के क्या क्या कार्य हैं, तो राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति का सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु किसी विधेयक या निर्णय पर मत बराबरी की स्थिति में मत दे सकता है। दूसरा, जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्र सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह उप सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, किंतु संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ये इंपॉर्टेंट भाग उसका। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई पद या भत्ता नहीं मिलता है। यदि राष्ट्रपति है या जो सभापति है वो राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो उसे अलग से राज्यसभापति के रूप में कोई अन्य भत्ता या वो चीजें प्राप्त नहीं होंगी। राज्यसभा का उपसभापति,
राज्यसभा का उपसभापति का चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य ही किया जाता है। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उपसभापति को निम्न परिस्थितियों में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि वो सदन का सदस्य न रहे, अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंप दे, बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, किंतु संकल्प पारित होने से पूर्व 14 दिन सूचना देना अनिवार्य है, तो ऐसा अगर वो करता है तो वो सभापति के पद से अपनी अधिकार कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संसद के राइट्स हैं, क्या काम करता है, कार्य प्रणाली कैसी है, इसके लिए तो आप हमारा वीडियो देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो भी क्यूरी हो वो आप हमसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।